हेलो दोस्तों, सफलता स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। हमने पॉलिटी की सीरीज़ चलाई हुई है, तो उसी के लिए एक नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि भारत का जब संविधान बनके तैयार हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो 8 अनुसूचियाँ थीं। और उसमें कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। तो कितने अनुच्छेद अब हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो 460 प्लस हैं, 460 प्लस अनुच्छेद अब हैं। कितनी अनुसूचियां हैं अब, तो पहले 8 थीं, अब 4 बढ़ गई हैं, तो कितनी हो गई 12 अनुसूचियां। भाग पहले कितने थे, 22 थे, तो उनमें 4 बढ़ गए हैं, तो 22 और 4 26 होने चाहिए, लेकिन हैं 25। प्रेजेंट में 25 भाग हैं, तो एक कहाँ चला गया, तो एक 7वां भाग उसे निरस्त कर दिया गया है। क्लियर। चलो जी आगे बात कर लेते हैं। अब मुझे ये पॉइंट बताना था आपको कि जो अनुसूची नंबर 7 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बताया था कि जो विधायी शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य के बीच में बंट जाती हैं, केंद्र और राज्य के बीच में बंट जाती हैं। तो कुछ शक्तियां केंद्र के पास, कुछ शक्तियां राज्य के पास, और कुछ दोनों के पास होती हैं। ठीक है। तो उन्हें जो विभाजन, मतलब उन क्षेत्रों का जो विभाजन किया गया है, तो वो अनुसूची 7 में 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है उनका विभाजन शक्तियों का। तो मैंने बताया कि एक जो पहली है उसका नाम है संघ सूची। क्या नाम है, संघ सूची। तो संघ सूची के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब पर जो अधिकार होता है वो संघ का होता है, मतलब केंद्र का होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है राज्य सूची। जिस राज्य सूची की मैं बात कर रहा हूं, इस पर जो अधिकार होता है वो राज्य का होता है। उसके बाद समवर्ती सूची, मतलब इस सूची पर जो अधिकार होता है वो केंद्र और राज्य दोनों का समान रूप से होता है। ठीक है। तो इसके अधीन कितने क्षेत्र आते हैं, तो पहले आते थे 97। ये क्वेश्चन आता है, जितना मैं बता रहा हूँ ये लिखे हुए हैं। संघ सूची में पहले 97 क्षेत्र थे, एरिया थे। ठीक है। और अब कितने हैं, 100 हो गए हैं। तो 97 मैंने इधर लिखा है, 100 इधर लिखा है, एरो लगाया है। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ अब ये 97 से 100 हो गए। क्लियर। राज्य सूची में पहले कितने विषय आते थे, तो 66, और अब कितने आते हैं 61, मतलब घट गए हैं। इसमें बढ़ गए हैं 3, इसमें 5 घट गए हैं। इसमें 47 से पहले, और अब कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं समवर्ती सूची में। क्लियर है। अब संघ सूची में वैसे तो आपको पता ही है कि पहले 97 थे और अब 100 है। इतने सारे क्षेत्र हैं, लेकिन इतने क्षेत्रों को लर्न करना, और लर्न भी अगर हो जाए तो उन्हें बहुत टाइम तक लर्न रखना मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अब बात मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो बच्चों, अगर कोई टीचर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट दे रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि मेरे कंटेंट से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो भाई आएगा ही नहीं। मैं भी आपको कह दूं कि भाई 100 हैं और आप 90 लर्न कर लो या 100 के 100 लर्न कर लो, तो मेरा क्या जाएगा, आप लर्न करने में लग जाएंगे कि सारे ही आते होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उस कंटेंट में वो चीज़ें निकाली जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये मेरा काम है कि मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली। अब इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन कैसे कैसे, देखो जिन चीज़ों से क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक किसी भी एग्जाम में, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब करंट के टॉपिक चल रहे हैं, है ना, तो उनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो उन टॉपिकों को यहाँ लिख दिया है मैंने। तो वो सारे क्षेत्र जो क्वेश्चन के रूप में आते हैं उन्हें सबको मैंने यहाँ लिख दिया है। और मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई टीचर आपको कम कंटेंट देता है और वो कह रहा है कि मेरे कंटेंट से 80 या 90% लग जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और वो कम कंटेंट में तैयार करा रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप सोचिएगा मेरी बात को मैंने क्या कहा, ठीक है। तो चलो खैर, आपको जैसा भी अच्छा लगा आप वैसा कीजिएगा। मैंने अपनी जो जानकारी थी वो आप तक पहुँचाई, ठीक है। अब आगे सुनो, संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो मैंने ऐसे लिखा है इन्हें कि जो रिलेट कर सके हम आपस में। देखो, बैंकिंग क्षेत्र और बचत बैंक और डाकघर। डाकघर में भी लगभग वही काम होता है, पैसे का लेन देन का ही ज़्यादातर, है ना। वैसे डाक टिकट भी होते हैं, वो भी चीज़ आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब यहाँ केवल एक साथ लिखने का है। देखो, बैंकिंग,
कोई भी बैंक हो, है ना, बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, तो वो किसका विषय है? संघ सूची का। बचत बैंक किसका विषय है? संघ सूची का। डाकघर किसका विषय है? संघ सूची का। और शेयर बाजार भी किसका विषय है? संघ सूची का। जो हम बीमा कराते हैं वो किसका विषय है? संघ सूची का। रक्षा क्षेत्र, रक्षा के जो क्षेत्र हैं, जितने भी रक्षा, हमारी रक्षा करने के लिए बहुत सारी फोर्स लगाई होती है ना, CISF और दुनिया भर की फोर्स है, तो ये आर्मी है, ये BISF है, या ITBP है, जो भी मतलब है, तो रक्षा का जो विषय है वो किसका है? संघ सूची का। तो केंद्र ध्यान देगा इस पे। रेलवे एवं निगम कर, रेलवे एवं निगम कर, ये भी किसका विषय है? तो संघ सूची का, ठीक है। जनगणना किसका विषय है? कौन करवाता है? संघ करवाता है। रेडियो एंड टीवी किसका विषय है? संघ सूची का। विदेशी मामले किसका विषय है? संघ सूची का, ठीक है। तो मैंने उनमें से 10 इंपॉर्टेंट क्षेत्र निकाल के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए, तो आप इन्हें याद कर लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से हो जाएंगे। अब देखिएगा जरा, फिर से एक बार बता रहा हूँ, बैंकिंग हो गया, बचत बैंक हो गया, डाकघर हो गया, शेयर बाजार हो गया, बीमा हो गया, रक्षा क्षेत्र हो गया, रेलवे एवं निगम कर, इसे कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, जनगणना हो गया, रेडियो एंड टीवी हो गया, विदेशी मामले हो गए। मैंने कॉर्पोरेट इसलिए बताया क्योंकि कई जगह कॉर्पोरेट हिंदी में लिखा होता है, हिंदी के वर्डों से, ठीक है। तो ये सभी क्या है? संघ सूची के विषय हैं। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। राज्य सूची के विषय में कौन कौन आता है? जो हमारी पुलिस है, आप देखते हैं ना, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, MP पुलिस, राजस्थान पुलिस, रेलवे पुलिस, ये भी राज्य सूची का विषय है। कारागार, ये किसका है? राज्य सूची का। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये किसका विषय है? राज्य सूची का। प्रति व्यक्ति कर, ये किसका विषय है? राज्य सूची का। गैस, घर में जो गैस होती है उसका जो विषय है वो किसका विषय है? राज्य सूची का। कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का। भूमि में सुधार करना किसका विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का। लोक व्यवस्था किसका विषय है? राज्य सूची का। तो ये सारे विषय किसके होते हैं? राज्य सूची के। उसके बाद समवर्ती सूची, तो विवाह किसका विषय है? समवर्ती सूची का। विवाह और विवाह विच्छेद, तलाक मतलब, है ना, तो मैरिज एंड तलाक जो होता है, तो डिवोर्स, ठीक है। तो विवाह और विवाह विच्छेद किसका विषय है? दोनों समवर्ती सूची का। गोद लेना किसका विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। दंड प्रक्रिया किसका विषय है? समवर्ती सूची का। वन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का। आपराधिक मामले किसका विषय है? सब समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। विद्युत किसका विषय है? समवर्ती सूची का। क्लियर? तो ये विषय हो गए समवर्ती सूची के अंदर। क्लियर? समझ आया आपको? तो ये सूचियाँ मैंने आपको बताई, आपको समझ आ गई होंगी। चलो आगे चलते हैं भाई। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे देखो जरा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर हमारे भारत में जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो और ऐसे विश्व में कितने देश हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कृपया उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करें। तो भाई देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा, नो डाउट बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि ये जो बात है मैं आपको आगे पढ़ाने ही वाला था, किसमें, जो हमारी प्रस्तावना है वहाँ आता है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, कुल मिला के यहाँ पे एक वर्ड का नाम लिया मैंने, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। तो लोकतंत्र जब ये शब्द आता ना तो मैं वहाँ इसे एक्सप्लेन करता ही, लेकिन कोई बात नहीं है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होइएगा। जैसे आपने मुझसे पूछा तो पहले मैं उस लोकतंत्र को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है? जब वहाँ पे हम जाएंगे तो उस लोकतंत्र को फिर मैं कह दूंगा कि पीछे मैंने बताया था, छोटा सा, बहुत जल्दी में उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा उस टाइम भी। क्लियर है? देखो ज़रा,
पहले तो क्वेश्चन यही था कि विश्व में ऐसे कितने देश हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। तो ऐसे लोकतंत्र व्यवस्था कहां पर है, तो टोटल 56 देश ऐसे हैं विश्व में जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। अब बात आती है 56 देश है तो सही, सर ये लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। देखो जरा, आज पहले हम समझ लेते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र जो वर्ड बना है वो उसका मतलब होता है डेमो, RACY, डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में हम लोकतंत्र को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। तो ये जो डेमोक्रेसी है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, किससे, डेमोस, DEMOS, डेमोस, और दूसरा क्रेटिया, ठीक है। तो डेमोस का मतलब होता है जनता, DEMOS, डेमोस, डेमोस का मतलब होता है जनता, और क्रेटिया मतलब ए भी लगा लीजिए, कर्टिया बेटा, कर्टिया, KARTIA, कर्टिया। तो डेमोस का मतलब क्या होता है, जनता, और कर्टिया का मतलब होता है शासन। मतलब सर क्या मतलब, ये जनता का शासन, जनता का शासन। तो एक आदमी हुए हैं, एक अच्छे राजनीतिक शास्त्री हुए हैं, देखो कौन, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की व्यवस्था क्या होती है, लोकतंत्र में किस तरह की सरकार होती है। अब्राहम लिंकन ने उनके इस बात के बारे में कुछ कहा है। इन्होंने कहा है जनता का कह लो, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, चुनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार। लोकतंत्र में कैसी व्यवस्था होती है, तो उन्होंने कहा जनता की, जनता की से मतलब है जनता की तो सरकार होती है, जनता ही तो निर्वाचित होकर, मतलब निर्वाचन के माध्यम से इन लोगों को चुनती है कि हमारे ऊपर ये रूल चलाएंगे या हमारे ऊपर ये शासन करेंगे, जनता खुद चुनती है। तो जनता की सरकार हुई ना जी, जनता के लिए, वो काम भी किसके लिए करती है, जनता के लिए करती है, और जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। ये बात किसने कही थी, अब्राहम लिंकन जी ने, अब्राहम लिंकन जी ने ये बात कही थी, ठीक है। अब बात आती है, ये तो ये बात हो गई, आगे चलते हैं। देखो जरा, आगे चलते हैं। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है, दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। देखो दो तरह का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तो हम क्या करते हैं, हम शासन करते हैं, मतलब जनता खुद शासन करती है, ठीक है, और एक मतलब जनता खुद शासन करती है। तो अब दूसरा क्या है, जनता के द्वारा चुने हुए लोग शासन करते हैं। तो मतलब कहो तो लोकतंत्र दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में होता है, तो वो होता है स्विट्जरलैंड में। किसमें, स्विट्जरलैंड में, इसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल कौन है, तो अपना भारत, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या डिफरेंस होता है वो देखिएगा जरा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता खुद क्या बनाती है, नियम बनाती है,
जनता खुद क्या करती है, शासन करती है। मतलब नियम बनाना ही ठीक है, शासन करना तो इतना उचित वर्ड नहीं है। जनता क्या है, खुद नियम बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रत्यक्ष में जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नियम बनाते हैं, वो रूल चलाते हैं, ठीक है। अब इसमें जनता कैसे, देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद नियम बनाती है, ठीक है। अब जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये तो बात क्लियर है कि ये ऐसे देश के लिए सही है जहां पर जनसंख्या कम है। देखो एक बात बताओ, अगर आपको कोई रूल चलाना है ना, और लोगों की सहमति से चलाना है, तो हम इस बात को एक छोटे से स्तर पर ले लेते हैं। अगर आपके घर में 10 मेंबर हैं, ठीक है, या आपकी किसी संस्था में 10 मेंबर हैं, तो आप उनसे सबसे सलाह करते हैं कि भाई कैसे चलाना चाहिए। तो उनमें से हर एक कैंडिडेट अपनी एक सलाह देता है, उसके माध्यम से आप नियम बनाते हैं अपनी संस्था के लिए जो उचित होता है। क्लियर है, एक तरीका तो ये हो गया, कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 ये है कि जो आपकी संस्था है उसमें 10 मेंबर नहीं है, उसमें मेंबर है 1000। तो क्या आप डायरेक्ट एक एक कैंडिडेट से, है ना, एक एक आदमी से, एक एक व्यक्ति से पर्सनली मिल सकते हैं क्या? सबके नियम जान सकते हैं क्या? सबके मन की बात जान सकते हैं क्या? उनके हिसाब से नियम बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर काफ़ी कठिन होगा, काफ़ी कठिन होगा ना। एक नियम को इतना ज़्यादा डिस्कशन करा जाएगा 1000 आदमियों से, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो जहाँ मतलब छोटी जनसंख्या है, जिस कंट्री में, जिस देश में छोटी जनसंख्या है, वहाँ तो ये बात सही है, लेकिन बड़ी जनसंख्या वाले देश में ये बात सही नहीं है। मतलब सही नहीं है से मतलब है कि ये अप्लाई नहीं की जा सकती ऐसी जगह पे, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जनता खुद नियम बनाती है, जनता खुद नियम बनाती है। जनता के कुछ लोग, जनता के जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर अपनी सजेशंस, अपने जो सुझाव हैं वो देते हैं सरकार को, और सरकार उसी हिसाब से चलती है। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, हमने क्या करा, जैसा कि भारत में है, हमने निर्वाचन के माध्यम से एक अपना एमएलए चुन दिया, विधायक चुन दिया, या अपना एक एमपी चुन दिया, मतलब सांसद चुन दिया, ठीक है। उस सांसद या एमएलए, है ना, विधायक को अब अधिकार हमने दे दिए कि आप अब कोई भी नियम बना सकते हैं। और किसके बिहाफ पे? हमारे बिहाफ पे। ये हम कह रहे हैं कि हमारे बिहाफ पे बना सकते हैं। तो हमने कब कही उनसे ये बात कि हमारे बिहाफ पे बना लो? तो जब हमने निर्वाचन के माध्यम से उनको चुना, तब ये बात कही। क्लियर है। तो भारत में क्या होता है, हमारे प्रतिनिधि, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, विधायक हुए, एमएलए हुए, मतलब एमएलए, एमपी, एमएलए को तो विधायक कहते हैं, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा नियम बनाए जाते हैं। तो हमारा लोकतंत्र तो है, क्योंकि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा अप्रत्यक्ष तरीके से है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत 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 ज़्यादा है। विश्व में लगभग पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे अपना भारत है। अब धीरे धीरे कुछ आंकड़ों के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि इस बार जब क्या होगी, जनगणना की रिपोर्ट्स आएंगी, पता चलेगा कि भारत पहले नंबर पे पहुंच गया है। किसमें? जनसंख्या में। क्लियर है। तो ये बात हो गई। तो लोकतंत्र दो तरह का बता दिया, क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात आती है कि सर जो आपने बताया कि 56 देश ऐसे हैं जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। क्लियर है। तो क्या आप सर कुछ देशों के इंपॉर्टेंट जो देश हैं आपके हिसाब से, क्या उनके नाम बता सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल बता सकता हूँ, जिनमें क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूँ साथ में ही, फिर मैं नाम बता रहा हूँ। पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की व्यवस्था जो है, इसमें भी डिग्री होती है कि किसमें सबसे अच्छा लोकतंत्र है, किसमें उससे कम, किसमें उससे कम, इसमें भी क्रम होता है। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, लोग ऐसे इंपॉर्टेंट देश जो लोकतंत्र व्यवस्था को अपने यहाँ बनाए हुए हैं, तो ऐसे कौन कौन है? सबसे पहले नंबर पे है नॉर्वे। और ये पहले पे मतलब मैं बता भी पहले पे ही रहा हूँ, और ये लोकतंत्र की डिग्री सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की डिग्री है यहाँ पर। क्लियर है। तो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की डिग्री है, सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतंत्र की यहीं पर देखने को मिलती है, नॉर्वे। क्लियर है। अच्छा, लोकतंत्र सबसे पहले कहाँ, किस देश से स्टार्ट हुआ? लोकतंत्र की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ हुई? तो अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे पहले वहीं देखने को मिली। क्लियर है। उसके बाद हाँ जी,
तो सबसे अच्छे लोकतंत्र की डिग्री कहाँ है? नॉर्वे में है। क्लियर है? अब ये मैंने एक बात बता दी, बस इतना ही बहुत है। उसके बाद अब क्रम नहीं बता रहा हूं, केवल मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। क्लियर है? और उनमें भी सारे नहीं बताऊंगा 56 के 56, बस वो बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जिनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है? तो नॉर्वे, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, कनाडा, कनाडा बोला मैंने, अमेरिका के ऊपर जो है, अमेरिका में तो है ही वही, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, ब्राजील, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम। ठीक है? अब मेरे बच्चे जानते होंगे कि यूके का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है? इंग्लैंड, वेल, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। क्लियर है? ये जो बात मैंने अभी बोली ये मैंने पीछे वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है ठीक से। ठीक है? अगर आपको इसमें डाउट है जो बात मैंने अभी बोली तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। ठीक है? तो यूके, उसके बाद इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड मॉरिशस, इन सभी में कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसके बाद एक शब्द आता है गणराज्य। क्या आता है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब भी आप यही समझ लीजिए। गणराज्य का मतलब होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि ऐसा देश जिसमें देश का प्रमुख, मतलब कहो राष्ट्र का प्रमुख या राष्ट्र का अध्यक्ष, तो राष्ट्र का प्रमुख, जिस देश में राष्ट्र का प्रमुख, हमारे राष्ट्र के प्रमुख कौन है? या राष्ट्र के अध्यक्ष भी कहा जा सकता है। तो हमारे देश में राष्ट्र के प्रमुख या राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति जी हैं। तो उनको किस तरीके से चुना जाता है? उनको किस तरीके से नहीं, उनको चुना जाता है। उनके लिए चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से वो राष्ट्र के प्रमुख बनते हैं। ठीक है? तो ऐसे राज्य को क्या कहते हैं? गणराज्य। क्या कहते हैं? गणराज्य। क्लियर? अब देखो, ऐसे गणराज्य का मतलब समझ में आ गया? जहां पर जिस देश में राष्ट्र का प्रमुख एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है, तो ऐसे देश में जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं कि यह देश कैसा है? गणराज्य है। क्या है? गणराज्य। अच्छा, अब बात, एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं। ब्रिटेन, किसके बारे में? ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है, लेकिन गणराज्य नहीं। आप समझे आप मेरी बात को? वहाँ पर जो सरकारें हैं वो तो चुनी ही जाती हैं जनता के द्वारा, लेकिन जो ऊपर जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, बल्कि एक, मतलब कहूँ तो जैसे किसी के पिताजी राजा हैं तो उनकी बेटा ही, मतलब जो नेक्स्ट, मतलब जनरेशन होती है, नेक्स्ट जो पीढ़ी होती है उसका मेंबर चुना जा रहा है, तो वहाँ गणराज्य व्यवस्था नहीं होती। तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ जो लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन गणराज्य नहीं है। क्लियर? ठीक है? तो आज ये लेक्चर इतना ही रखते हैं बच्चों। ठीक है? तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ये कंटेंट जो मैंने आपको प्रोवाइड किया वो कैसा लगा, और मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा? प्लीज़ एंड प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। केवल वही एक माध्यम है कमेंट सेक्शन जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सकता है। क्लियर? तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है। कुछ इसमें ऐड करना है, कुछ इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या किस तरह से पढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर बताएं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में एक बच्चे ने पूछा था कि लोकतंत्र के बारे में सर बताएं, तो मैंने ये एक्सप्लेन किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए, सर वो बताइए। क्लियर? हालांकि मैंने आपको जैसा कि बताया मैं इसे एक्सप्लेन करता ही आगे, लेकिन अभी मुझे कोई दुख नहीं है। आप बिल्कुल यूँ मत सोचिएगा कि मैं आप पे कमेंट कर रहा हूँ, है ना, बिल्कुल नहीं। तो केवल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खुद भी मैं बताने वाला था, बट अगर आपने पूछा तो आपका मोस्ट वेलकम, और मैंने इस टॉपिक को आज ही एक्सप्लेन किया।
क्लियर? तो कैसा लगा आपको मुझसे पढ़ के बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।